हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज 12th क्लास के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में हम ह्यूमन में डिसऑर्डर और जो एबनॉर्मलिटी है वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है और वो बताता है पेडिग्री। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बताया कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और प्लांट और जो छोटे जो एनिमल होते हैं जिनकी जनरेशन टाइम छोटा होता है, तो उस केस में एबनॉर्मलिटी या फिर डिसऑर्डर या फिर हम कहें कि जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिंपल एक कंट्रोल क्रॉस से पता लगाया जा सकता था। लेकिन ह्यूमन के केस में इस अल्टरनेट की जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि जो कंट्रोल क्रॉस है उसकी बजाय एक अल्टरनेट निकाला, और अल्टरनेट क्या था? हमारा पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में करेंगे क्या क्या डेफिनेशन होगी? तो पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ट्रेड ऑफ सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की सेवरल जनरेशन के ट्रेट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो ये डिसऑर्डर है या फिर ये जो कमी आई है ये कहाँ से, ये जो ये करेक्टर है एबनॉर्मलिटी का, ये किस जनरेशन से कंटिन्यू है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनिज्म जिस पर ये पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, प्रोपोसिटस बोलते हैं उसको, जिस ऑर्गेनिज्म पर, जैसे फॉर एग्जांपल है मेरे ही अंदर अगर किसी करेक्टर को या डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी है, अगर उसे देखना है, या बाल्डनेस है, भाई बालों की कमी है, क्यों आई, तो अगर उसे देखना है तो क्या होगा, मेरा जो जनरेशन है जिसको हम कहेंगे मेरा जो ट्री है, फैमिली ट्री है, उसको स्टडी किया जाएगा तो मेरे बेस पर, तो वो होगा हमारा तो प्रोपोसिटस। चलो अब बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या काम करेगा। पेडिग्री एनालिसिस अभी बात की हमने एनालाइज करेंगे, ट्रेड्स और डिसऑर्डर का पता लगाएगा, एबनॉर्मलिटीज का पता लगाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है अब ह्यूमन में डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए। चलो तो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं। यानी कि जब हम फैमिली ट्री को डिस्कस करेंगे तो कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं। जैसे सिंबल क्या है, मेल के लिए ये होगा, फीमेल के लिए ये होगा, इन दोनों की मेटिंग के लिए ये होगा, ये ऑफस्प्रिंग शो करेगा। ये तो बात होगी नॉर्मल्स की। अगर अफेक्टेड शो करना है तो ये डार्क हो जाएगा, या तो ये मेल और फीमेल जो भी होगा वो अफेक्टेड को शो करेंगे। इससे और भी दे रखे हैं आपके इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो ये दिए होते इसका मतलब क्लोज मेटिंग है। इस तरीके से कुछ सिंबल्स हमने पेडिग्री एनालिसिस में बनाए। अब बात क्या थी कि इसको एनालाइज किस बेस पर किया जाता है। तो जो पेडिग्री एनालिसिस होता है इसको बेसिकली जो क्या किया जाता है, चार तरीके से कंसीडर किया जाता है। और वो कौन सा है? पहला है तरीका जिन बेसिस पर इसको कंसीडर किया जाता है, या इनहेरिटेंस को, जो डिसऑर्डर है या इनहेरिटेंस है उनको किस पर कंसीडर किया जाता है। तो इनको पेडिग्री एनालिसिस में इनहेरिटेंस को कंसीडर किया जाता है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव, थर्ड है
और एक और होता है फिफ्थ वाई लिंक्ड, यानी कि कंसीडर किस पर किया गया कि ट्रेट कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है डिसऑर्डर या जो भी ट्रेट के बारे में हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो वो ट्रेट कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है वो ट्रेट, सेक्स लिंक डोमिनेंट है, सेक्स लिंक रिसेसिव है, वाई लिंक है। अब इनका मतलब समझते हैं, क्या है इनका मतलब, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो हम जानते हैं कि कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, जीन वो है जो क्या करती है, कैरेक्टर एक्सप्रेस करती है। जीन किसका हिस्सा होती है, डीएनए का। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। नाउ डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। इसका मतलब हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जीन जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो मेन चीज हमारी क्या है, डीएनए। डीएनए से ही जीन बनी और डीएनए से ही क्रोमोसोम बना है। अगर डीएनए में कहीं पर भी हमने म्यूटेशन पढ़ा, अगर डीएनए में किसी भी बेस पेयर्स है या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसमें अगर बदलाव आता है, वेरिएशन आती है, चेंज आता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डिसऑर्डर या फिर कोई भी कैरेक्टर हो गया उसके वेरिएशन के लिए या चेंज के लिए, ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पर। चलो, तो जीन पढ़ी थी हमने दो तरह की, एक होती है डोमिनेंट और एक होती है रिसेसिव। क्रोमोसोम भी दो तरह के पढ़े थे, एक होते हैं ऑटोसोम और दूसरे थे सेक्स क्रोमोसोम। अब साफ साफ यहां से हमारे सामने है चीजें, देखो, अगर ट्रेट की जीन, किसी भी ट्रेट की जिसे हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उस ट्रेट की जीन कहाँ है, ऑटोसोम पर है और डोमिनेंट है, तो वो ट्रेट कैसा हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा। जिस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी जीन क्या है, डोमिनेंट है, और वो डोमिनेंट कहाँ है, ऑटोसोम पर है, इसीलिए यहां से आया ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। जिसको स्टडी कर रहे थे वो ट्रेट या डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन रिसेसिव है और वो रिसेसिव जीन कहाँ प्रेजेंट है, ऑटोसोम पर। सेम सेक्स लिंक्ड, अगर ये समझ आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा। मतलब कि क्या क्रोमोसोम कौन सा है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम पर कौन सी जीन, डोमिनेंट जीन। सेक्स लिंक्ड, दैट मीन कि क्रोमोसोम कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम पर कौन सी जीन, उस ट्रेट की या उस डिसऑर्डर की रिसेसिव जीन। चलो नेक्स्ट है वाई लिंक्ड का मतलब है कि वो जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स में ही आते हैं वो, इसीलिए कई जगह आपको ये नहीं मिलेगा कि वाई लिंक्ड अलग से दिया गया है। लेकिन जो वाई लिंक ट्रेट है ये ऑलवेज फादर टू सन ही जाता है। अगर कोई जीन, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, मोस्ट प्रोबेबली तो हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे, बेसिकली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के ही देखेंगे, लेकिन वाई लिंक्ड की कंडीशन में क्या होता है इसके बारे में सिर्फ एक बात है, और वो ये कि वाई लिंक्ड, अगर कोई ट्रेट वाई क्रोमोसोम पर है, यानी कि उस ट्रेट की जीन वाई क्रोमोसोम पर है, तो वाई लिंक्ड हो गई, और वो हमेशा फादर से सन में ही जाएगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। तो ये ट्रेट हमेशा, यानी कि अगर वाई पर कोई जीन प्रेजेंट है और वो किसी ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ट्रेट हमेशा फादर से सन में ही जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता। क्लियर है। चलो, तो ये थे कुछ आपके बेसिस जिन पर हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। चलो, अब इस पेडिग्री एनालिसिस को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो कैसे समझते हैं। हमारे पास क्रॉस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब यहां पर ये देखेंगे इस फैमिली ट्री के थ्रू कि
करेक्टर जो है या डिसऑर्डर है वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, और वो ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है, सॉरी ऑटोसोमल है, या सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, या फिर डोमिनेंट है। तो चार चीजें हो गई हमारे पास, हमें चार चीजें पता लगानी है, और वो हम कैसे लगाएंगे देखो। चलो ये रहा, क्रॉस कराया, इसको चार बच्चे हुए, ये अफेक्टेड है, ये हमारे सामने क्रॉस है, इसमें ये जनरेशन हो गई फर्स्ट, ये जनरेशन हो गई सेकंड, और ये जनरेशन हो गई थर्ड। ये हो गया आपका 1 2 3 4, थर्ड जनरेशन में 1 2 3 4। अब पता लगाना है ये ट्रेट डोमिनेंट है रिसेसिव है। सबसे पहले इसी चीज का पता लगाएंगे कि सेक्स लिंक, और ये हम बाद में पता लगाएंगे ऑटोसोमल है। सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट का सबसे अच्छा तरीका पहचानने का ये है कि अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो अगर वो पेरेंट्स में से किसी एक को भी हुआ ना, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि सेकंड जनरेशन में वो जरूर होगा, वो 100% होगा सेकंड जनरेशन में। अगर वहां पर जनरेशन शो करके दिखा रखी है और वहां पर 3-4 दिखा रखा है उन्होंने, तो अगर वो पेरेंट में है, अगर उसको एक बच्चा भी होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैंने बहुत दिखा दिया, अगर मैं ये भी दिखाऊं कि ये इसको सिर्फ एक ही बेटी हुआ, तो इसको भी 100% होगा। और रीजन अगर आपने क्रॉस ध्यान से पढ़े हैं तो वो आपके सामने है। कैसे है तो देखो, अब यहां पर सबको है 100% होने का मतलब क्या हुआ कि देखो, डोमिनेंट के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से। रिसेसिव के लिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे, यानी कि स्मॉल से और कैपिटल से। इनको क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराओ, गैमीट्स बनाओ। अगर पुन्नेट स्क्वायर में रखो इनको, क्या रिजल्ट आएगा? इसको इसके साथ करोगे, एटलीस्ट हर ऑफस्प्रिंग में आपको एक डोमिनेंट जीन नजर आ रही होगी, और डोमिनेंट जीन सिंगल ही काफी है एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी कैरेक्टर को। ये है हमारे साथ, एक्सप्रेस करेगी तो सभी ऑफस्प्रिंग में होगी वो। तो इसका मतलब डोमिनेंट पहचानना बहुत आसान है कि अगर वो पेरेंट्स में किसी एक को भी है तो ऑफस्प्रिंग में वो 100% होगी, श्योर है, क्योंकि ये सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल। सिंगल जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डोमिनेंट में क्या करने के लिए? किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए। चलो देखते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर इसका तो ये भी हो सकता था, ये भी तो डोमिनेंट हो सकता, और ये तो रिसेसिव है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ये आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा शो करते हो, तो इसके आप गैमीट्स बनाओ। अगर आप गैमीट्स बनाते हो तो 50-50 आएगा रिजल्ट, 50-50 रिजल्ट है। लेकिन अगर आप जनरेशन में देखो तो सभी को है ये डिजीज, तो इसीलिए ये क्या हो गया? ये प्योर डोमिनेंट होगा, ना कि हेटेरोजाइगस। हाँ, अगर 50% शो कर देता ना, 50% का मतलब है ये शो कर देता, फॉर एग्जांपल ऐसा शो कर देता। अगर उसमें एक दिखाया है तो आप डोमिनेंट ही दिखाओगे, अगर उसमें 2 दिखा दिए, अब ये कैरेक्टर तो डोमिनेंट ही है, डोमिनेंट है, 100% है, ये तो श्योर है, क्योंकि एक जनरेशन में है और दूसरी जनरेशन में भी एक 50% स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग्स को आ रहा है।
लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल स्मॉल और यहां हो जाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इसके तो जीनोटाइप हो जाएंगे ये और इसके हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लो, डोमिनेंट में इसको है। अब ये क्या होगा, अब सेकंड का जीनोटाइप देखना, इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है 100% रिजल्ट आ रहा है तो इसका जीनोटाइप यही होगा। क्यों, एक गैमेट यहां से आएगा और दूसरा गैमेट यहां से आएगा तो इसका जीनोटाइप तो यही होगा। ये गैमेट तो आ गया यहां से और ये गैमेट आ गया यहां से, और कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर करेक्टर रिसेसिव है, ये समझने की चीज है कि करेक्टर रिसेसिव है, तो हम जानते हैं रिसेसिव करेक्टर अपने आप को सिर्फ एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, व्हेन बोथ एलील आर सेम, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में ही सिर्फ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। डोमिनेंट की तरह हेटेरोजाइगस वो शो नहीं कर सकता। तो रिसेसिव के लिए भी एक चीज खत्म हो गई है कि उसमें हेटेरोजाइगस होती ही नहीं है, तो इसका आंख मीच के हम लिख सकते हैं स्मॉल x। अब यहां पर क्या दिखाया मैंने, दोनों को अफेक्टेड दिखा दिया मैंने। ऑब्वियस ही बात है, मैं दिखा सकता हूं, क्यों दिखा सकता हूं, ये लो ये लीजिए, तो अब ये अफेक्टेड है तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इनका जीनोटाइप ये हो जाएगा, दोनों अफेक्टेड। चलो इसमें देखेंगे आप, यहां आ जाए, यहां आएंगे तो यहां क्या होगा इसका, ऑब्वियस सी बात है इसका जीनोटाइप क्या होगा। आप इससे देखो, ये कंडीशन यहां आ गई, ये आ गई। अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है, रिसेसिव हो गया। तो इसका मतलब इसका भी है, हम ये श्योर है, ये श्योर है, हम आंख नीच के लिख सकते हैं कि भाई इसका जीनोटाइप यही होगा और कोई हो ही नहीं सकता। यहां देखते हैं अब इसका, अब इसकी मदद से, ऑफस्प्रिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके पेरेंट का जीनोटाइप बता सकते हैं। कैसे, देखो अब ऑब्वियस सी बात है एक स्मॉल a तो यहां से ही आया होगा, ये तो 100% है, फादर से आया है। दूसरा कहां से आया होगा, फीमेल से आया होगा। तो इसका मतलब अब करैक्टर भी शो हो रहा है। हम जानते हैं करैक्टर शो करने के लिए सिंगल एलील काफी होती है, डोमिनेंट में तो ये बन गई। इसका क्या होगा, अब इसका ऑब्वियस सी बात है स्मॉल आएगा। अब करैक्टर भी शो हो रहा है, तो शो हो रहा है तो सिंगल एलील। अब ये था आपका डोमिनेंट कैरेक्टर। सिंपल सी पहचान है, किसी भी जनरेशन में स्किप नहीं होगा डोमिनेंट ट्रेट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सेक्स की अगर बात करें, सेक्स रिलेटेड की बात करें, तो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, अगर यहाँ डॉटर है, अब देखो यहाँ पर वाई है, इसका क्या होता है एक्स और वाई होता है। अब ये कैरेक्टर सबको है, सॉरी डिसऑर्डर जो है वो सबको है। अब सबको है तो एक्स क्रोमोसोम तो 50% में ही जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसको देखो, गैमीट्स बनाओ, गैमीट्स बनाते हैं, ये एक्स वाई एक्स एक्स। अगर इस कैरेक्टर की जीन किस पर होती, अगर एक्स पर मान लेते वाई में, ये अगर किसकी जीन, डिसऑर्डर की जीन मान लो इस पर है, डी से, डिसऑर्डर डी से, अगर किस पर है, इस पर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये और एक बार इसके साथ हो गया और एक बार इसके साथ। फादर से सिर्फ डॉटर में जा सकती है, सन में वो कैरेक्टर जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास है ही एक्स। और अगर वाई है, ऑब्वियसली बात है वाई में भी 50% ही होता, लेकिन यहाँ तो 100% अफेक्टेड है। इसीलिए यहाँ पर इस पेडिग्री से हमें ये पता चलता है कि ये कैरेक्टर डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। चलो एक और कैरेक्टर देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये हो गया। ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ये डोमिनेंट है रिसेसिव। मैंने क्या कहा था डोमिनेंट में, अगर डोमिनेंट में पेरेंट्स को है तो ऑफस्प्रिंग को भी 100% होगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये हो गई थर्ड जनरेशन। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर ये एक और पेडिग्री बनाया है मैंने, और इससे पता लगाना है कि कैरेक्टर डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। यहां पर ना तो ये क्या है अफेक्टेड है और ना ही ये अफेक्टेड है, यानी कि पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को देखें तो वो अफेक्टेड है। इसका मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है वो डोमिनेंट है और जो डिसऑर्डर है वो रिसेसिव है। एक चीज क्लियर हो गई है कि रिसेसिव है ये जो डिसऑर्डर होगा ये रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट होता तो पेरेंट में, दोनों में से किसी एक पेरेंट में जरूर होता। ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्या होगा, रिसेसिव होगा तो सिंपल सी बात है, इसके अगर आप जीनोटाइप देखो तो बनाओ जीनोटाइप, ये बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर आप ये बनाओगे तो हम इसके लिए श्योर होते हैं कि ये क्या होता है, रिसेसिव और अफेक्टेड होगा। इन दोनों के जीनोटाइप ना तो ये हो सकता, क्या ये बना सकते हैं? दोनों में से किसी का भी जीनोटाइप क्या ये बना सकते हैं? चलो फॉर एग्जांपल हमने इसका बना दिया, मतलब मेल का जीनोटाइप ये बना दिया। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि जो सेकंड जनरेशन होती है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये पता लगाने के लिए कैरेक्टर डोमिनेंट है रिसेसिव है। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आप बता सकते हो कि ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है या फिर सेक्सिंग है या फिर कैसी है, क्योंकि इसी से ही अब देखो इस जनरेशन से हम पेरेंट्स के जीनोटाइप का पता लगाएंगे। देखो, और एक के मान लेते हैं हम, फीमेल के मान लेते हैं, क्या इन जीनोटाइप से यहां पर सेकंड जनरेशन में कोई डिफेक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 1 2 3 4 हमारे पास 4 गैमीट बनेंगे, 2 मेल से 2 फीमेल से क्रॉस कराएंगे तो वो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, या तो ये आएगी या फिर ये आएगी, यानी कि एक डोमिनेंट जीन जरूर होगी, किसमें, मेल में या फीमेल में। और डोमिनेंट जीन होगी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, और एक्सप्रेस करेगी या तो अगर वो डोमिनेंट है तो क्या होगा, डिसऑर्डर शो करेगा, अगर वो डिसऑर्डर डोमिनेंट है तो शो करेगा, और नहीं है तो नहीं करेगा। दैट मीन उल्टा हो जाएगा, वो रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। अब इस केस में वही हो रहा है कि यहां पर होमोजाइगस दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफस्प्रिंग कैसा है, क्या रहा है, डिसऑर्डर शो कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तो ऑफस्प्रिंग क्या कर रहा है, डिसऑर्डर शो कर रहा है, और कैसा शो कर रहा है, रिसेसिव। तो रिसेसिव का हम जानते हैं ये होता है स्मॉल ए। तो एक स्मॉल ए कहां से आएगा, फादर से आएगा, और एक स्मॉल ए कहां से आएगा, मदर से आएगा। लेकिन कमाल की बात है कि फादर और मदर में तो ये डिसऑर्डर है ही नहीं, शो ही नहीं हो रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, इनमें एक एक डोमिनेंट जीन है, इन दोनों में एक एक डोमिनेंट जीन है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डिसऑर्डर शो नहीं हो रहा। और कैरेक्टर कैसा हो गया यार, डिसऑर्डर जो है वो कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया। सेम चीज यहाँ होगी, यहाँ होगी। क्या ये लिख सकते हैं इसका, देखो मैंने ये लिखा है, क्या ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ये लिख दिया मैंने तो इसका मतलब ये तो डोमिनेंट हो गया, इसका मतलब इसका जीनोटाइप भी क्या होगा, ये होगा। हाँ, अब इसका जीनोटाइप देखते हैं। जब तक इसके नीचे जनरेशन नहीं है, हम इसके जीनोटाइप के लिए श्योर हो ही नहीं सकते कि इसका जीनोटाइप ये होगा या ये होगा, ये होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा। ये लीजिए, इसके लिए श्योर है हम
इसके लिए श्योर है हम, ये देखिए इसके लिए श्योर है। इसका जीनोटाइप बता सकते हैं हम, बिल्कुल बता सकते हैं। इस जनरेशन में क्या आ रहा है, थर्ड जनरेशन में जो पहला मेल है वो अफेक्टेड है, और अफेक्टेड की निशानी है ये। तो इसका मतलब यहां से एक ए आ गया, स्मॉल ए यहां से आ गया, लेकिन करेक्टर शो नहीं हो रहा, तो हेटेरोजाइगस। क्या इसका बता सकते हैं? क्योंकि इसके नीचे जनरेशन भी नहीं है, जनरेशन नहीं है तो हम दोनों में से ये लिख सकते हैं, स्लैश मार के हम दोनों लिख सकते हैं। लेकिन हाँ अगर ये दे दे, ये दे दे, अब क्या हम बता सकते हैं इसका? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगा, ये जो है ए और ए, सॉरी ए। अब मैंने ये डबल ए दोनों प्रोबेबिलिटी क्यों लिखी, उसके पीछे रीजन है। अगर देखो गैमेट्स बनाते हैं, हम जानते हैं इसके गैमेट्स तो यही बनेंगे, इसके गैमेट्स हम जानते ही ये बनेंगे, लेकिन उसके गैमेट्स ये भी हो सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर शो ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, नॉर्मल है। और अगर आप ये करते हो तो 50% चांसेस किसके हो जाते हैं, एबनॉर्मलिटी के। लेकिन यहाँ तो 100% क्या आ रहे हैं, 100% नॉर्मल आ रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करोगे, ये हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये था हमारा क्या, एक पेडागिरी एनालिसिस, जिसमें करेक्टर आपका ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। ये था आपका पेडिग्री एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इससे रिलेटेड हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। उन मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कह सकते हैं या जेनेटिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। उन जेनेटिकल डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस की मदद से ही उन डिजीज को स्टडी करेंगे। ये था हमारा